हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जिसको बोलते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस चैप्टर का जो सबसे पहला प्रमेय है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार जो कथन है वो ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं। तथा यह गुणनखंडन जो होता है वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई एक संख्या ली जो कि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंडन जिसका हमें करना है। प्राइम नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो मान लीजिए हमने कोई एक भाज्य संख्या ली, सपोज दैट मान लीजिए हमने 24 लिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये 24 एक भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं में मुझे उम्मीद है कि आप सबको डिफरेंस पता होगा और उनकी परिभाषाएं भी आपको पता होंगी। भाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके पास एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं और अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो एक से या फिर स्वयं अपने आप से कटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल जो हमने लिया वो 24 है। हमें पता है कि 24 एक भाज्य संख्या, अगर हम इसका गुणनखंडन करें तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 12 में 24, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 3 या 6 और फिर 3 1 कम 3। तो इस तरह से 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो 24 है इसमें दो संख्याएं हैं, एक 2 और एक 3। 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 केवल एक या फिर 2 से ही कटता है और 3 भी केवल एक या फिर 3 से ही कटता है। तो फिर ऐसी कोई भी संख्या जो एक या फिर स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 24 को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आने वाले क्रम के बिना ये अद्वितीय होता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम इसको 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से लिखें, या फिर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से लिखें, या फिर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 इस तरह से लिखें, तो इन सारे ही सिचुएशंस यानी परिस्थितियों में जो 24 है उसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 2 2 3 इन्हीं चारों संख्याओं के गुणनफल से बना हुआ है। शुरू में 3 हमने लास्ट में रखा, इसमें हमने शुरुआत में रखा, फिर बीच में रखा। उसके बाद भी इनका जब गुणनफल हम करेंगे तो गुणनफल 24 के बराबर आएगा। 3 और 2 का गुणा 6, 2 और 2 का गुणा 4, फिर 6 और 4 का गुणा 24 होगा। इसी तरह से 2 और 3 का गुणा 6, 6 और 2 का गुणा 12, 12 और 2 का गुणा 24 होगा। तो यही चीज़ में बोला गया है कि क्रम को अगर हम ध्यान में ना दें तो जो गुणनखंडन यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं वो एक अद्वितीय होते हैं। इसका ये मतलब है कि 2 और 3 के अलावा यहाँ पर देखिए 3 2 है और एक 3 है। इन 3 2 और एक 3 के अलावा ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी जो 24 के गुणनफल के गुणनखंड के रूप में हो। ठीक है, और साथ ही साथ वो अभाज्य भी हो। ठीक, आप 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा। तो 4 गुणित 6 इसका एक गुणनखंड होगा, लेकिन 4 और 6 दोनों ही भाज्य है, अभाज्य नहीं है, ये आपको पता है। तो जो हमने प्रमेय पढ़ा है उसमें ये लिखा गया है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस टर्मिनोलॉजी यानी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ टर्म एक अभाज्य गुण संख्याओं, तो इस पर आपको फोकस करना है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जिसे कहते हैं, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इन प्रमेय का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग क्या है वो हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है जो भी अभी हमने पढ़ा उसका क्या यूटिलाइजेशन, उसका क्या उपयोग है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दो चीज़ें आपने पहले से ही जान रखी होंगी, एक होता है एचसीएफ और दूसरा जो है वो है एलसीएम। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एफ से होगा आपका फैक्टर, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है,
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको मासा बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, लासा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इसको बोलेंगे महत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो बेसिकली यूटिलाइजेशन है इस अध्याय में, वास्तविक संख्याएं जो हमने पढ़नी है उसमें एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने में करना है, यानी किस तरह से हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने में इस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं और एलसीएम फाइंड करने में हम इस प्रमेय का उपयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसका उपयोग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 रूल लिखता हूँ, नियम, उसके आधार पर हम मासा और लासा निकाल सकते हैं। तो मासा जो होता है, अगर हमें मासा निकालना है तो मासा जो होगा, जितनी भी संख्याएं हमें दी हैं, हम मान के चलते हैं हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, तो 2 संख्याओं का अगर हमें मासा निकालना है तो उन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो अभाज्य संख्याओं में हमें ये ढूंढना है कि प्रथम और द्वितीय दोनों संख्याओं में कितनी अभाज्य गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी जितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे हमें उसे ढूंढना है। एक बार जब हमने ढूंढ लिया तो बस हमें करना क्या है कि उन अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर देना है जो कि उभयनिष्ठ है, यानी जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं उन सभी संख्याओं में उपस्थित अभाज्य गुणनखंड जो कि उभयनिष्ठ है, यानी सभी में है, उनका गुणनफल ही क्या होता है, मासा होता है। तो रूल में आप लिख सकते हैं कि दिए गए संख्या में या दी गई संख्या में जितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनका गुणनफल। ठीक है, या इसी को थोड़ा और अगर आप बढ़ा के लिख सकें तो आपने अभी इसके पहले देखा कि 24 का जब हमने अभाज्य गुणनखंडन किया था तो उसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से कुछ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरह से चीज़ें मिली थी। 2 और 2 का गुणा 4, 4 और 2 का गुणा 8, 8 और 3 का गुणा 24 होगा। तो ये जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर हम इसको आधार 2 पर उसकी घात के रूप में लिखें तो आप सबको पता है कि 2 की घात 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इस रूल को थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि दी गई संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात है उसका गुणनफल। ठीक है, सबसे छोटी घात का गुणनफल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 की घात 3 गुणे 3 है, इसी तरह से किसी और 24 के साथ कोई और मान लीजिए 12 हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हम सीखते हैं 12 और 24 का गुणन खंड, या फिर सीधे लिखिए 12 और 24 का एचसीएफ यानी मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 3 या 6, 3 1 कम 3। इसी तरह से 24 का गुणनखंड तो हमने पहले ही कर रखा है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 या 6 और फिर 3 1 कम 3। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, या फिर 2 की घात 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो समान आधार 2 पर अगर घात के रूप में लिखेंगे तो जितनी बार वो रहता है उसके घात के रूप में हम उसे चढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर 24 जो है वो लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3। अब इन दोनों संख्याओं में अगर आपसे कोई बात करे कि मासा निकालिए, तो मासा जो है दी गई संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी जो सबसे छोटी घात है, जैसे यहाँ 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात 3 है, तो 2 और 3 में 2 छोटी घात है तो 2 की घात 2 लिया जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको लिखना है तो दी गई संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंडों के सबसे छोटी घात का गुणनफल।
अगर आप ये कर दें तो हमें मासा निकल कर मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें मासा निकालना है इसमें, तो मासा जो होगा वो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 2 की घात 2 और फिर 3 की घात 1, कुछ भी ना है तो फिर वहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो 3 की घात 1 ही रहेगा। अब 2 की घात 2 का मान 4 होता है और 3, तो 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो हमें दी गई है उसका मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। एक बार जब अभाज्य गुणनखंडन कंप्लीट हो जाएगा तो उन अभाज्य गुणनखंडों में हम क्या करेंगे, एक जैसे जो अभाज्य गुणनखंड है उनको हम समान आधार की घात के रूप में लिखेंगे और इसके बाद मासा जो निकालेंगे वो इस रूल से निकालेंगे कि जितनी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात होगी उसका गुणनफल कर देंगे। सीधे हमें क्या निकल कर आएगा, मासा निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग लासा में किस तरह से करते हैं, लासा को निकालने में किस तरह से करते हैं, ये सीखते हैं। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग मासा के निकालने में किस तरह से करना है वो तो हमने सीख लिया। अब हम लासा को निकालने में किस तरह से इसका उपयोग करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, लासा को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त और इंग्लिश में एलसीएम बोलेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अभी अपने देखा। ठीक है, तो लासा किस तरह से निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, लासा जो है वही प्रोसेस थोड़ा सा है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, सारा का सारा प्रोसेस वही है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है लासा निकालने में। मासा निकालते समय क्या करते हैं कि हम जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। लासा निकालते समय भी हमें क्या करना होगा, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। जिस तरह मासा निकालते समय हमने क्या करते थे कि अभाज्य गुणनखंडन में जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात होती है उसका गुणनफल निकालते थे। लासा में क्या करेंगे, जितने सम्मिलित गुणनखंड होंगे, यानी कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ के साथ साथ और भी जितने गुणनखंड सम्मिलित होंगे अभाज्य गुणनखंड, उनकी जो सबसे बड़ी घात है, ठीक है, सम्मिलित गुणनखंड, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे, तो जितने भी सम्मिलित गुणनखंड होंगे उन सम्मिलित गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणनफल लासा के बराबर होगा। यानी लासा बराबर हो जाएगा दिए गए संख्याओं में, यानी दी गई संख्याओं में उपस्थित, या सम्मिलित भी लिख सकते हैं आप, उपस्थित अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इस रूल की मदद से हम लासा निकाल सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम क्या इसको भी सीखते हैं। एग्जाम्पल में हम वही संख्या लेते हैं 12 और 24 का लासा। तो अभी आपने देखा कि 12 और 24 का गुणनखंड किस तरह से हमने किया, एक बार फिर से करके देखते हैं। तो 12 कहते भी है कि मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें हमको आएंगी, तो जितना भी कर सके उतना कम है। फिर से करके देखते हैं। तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 24 का गुणनखंडन अगर आपको करना है तो 2 बराबर 24 गुणनखंड करना आई होप आप सबको आता है। अगर नहीं आता तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि जो भी संख्या यहाँ लिखी हुई होती है इस तरफ हमें केवल अभाज्य संख्याओं को ही रख सकते हैं अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। इस संख्या से इस संख्या को भाग देते हैं और भागफल को यहाँ लिखते जाते हैं। ठीक है, हर बार फिर इस संख्या को यहाँ पे जो संख्या लिखी गई उससे भाग देंगे, जितना भागफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इस संख्या को यहाँ लिखी हुई संख्या से भाग देंगे और जितना भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे। तो आपको हर चरण में क्या करना होता है, इस तरफ जो भी संख्या आप लिखते हैं इस तरफ अभाज्य संख्याएं लिखनी है आपको अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो इस तरफ आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे इस तरफ की संख्या को उन संख्याओं से भाग करेंगे और भागफल को हमेशा अगले चरण में लिख देंगे। ठीक है, यही होता है अभाज्य गुणनखंड का नियम। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। चेक करते समय हम ऐसे ही करते हैं। फिर 2 का भाग जब आप 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 से अगर 3 को भाग करेंगे तो वो 1 बार ही जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2
गुणे 3, या फिर अगर हम समान जो संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड उसकी घात के रूप में अगर इसे लिखें तो 2 की घात 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 24 की बात अगर की जाए तो 24 जो है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इस तरह से 2 की घात 3 गुणे 3 हो जाएगा। लासा का जो निकालने का रूल है, नियम है, वो ये है कि दी गई संख्याओं में उपस्थित अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभाज्य गुणनखंड जितने भी उपस्थित हैं तो 2 और 3 यहाँ है, 2 और 3 यहाँ है, ठीक है। तो कुल 2 अभाज्य गुणनखंड ही सम्मिलित हैं, एक 2 और दूसरा 3। तो इस तरह से इन्हीं दोनों में जो सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणनफल लासा के बराबर होगा। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में आप देख सकते हैं 2 की घात 3 बड़ी घात वाला है और 3 की घात 1 3 की घात 1 दोनों में एक ही है। इस 3 की घात 1 ही बड़ी या छोटी कुछ भी मान सकते हैं। तो बड़ी के हमें लेना है तो हम 3 की घात 1 को बड़ा ही मान सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई घात ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, लासा अगर आपको निकालना है तो लासा निकालते समय आप सीधे सीधे लिख सकते हैं सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3 और 3 पर सबसे बड़ी घात है 3 की घात 1, तो 3 ही रहेगा। 2 की घात 3 का मान होता है 8 और 3 जब इसका गुणनफल करेंगे तो 8 और 3 का गुणनफल हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम लासा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके किस तरह से मासा और लासा हमने निकाला। मासा और लासा निकालते समय सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो ये होगा कि हम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करने के पश्चात हम उन संख्याओं को इस तरह से, अगर वो समान गुणनखंड आ रहे हैं तो उन समान गुणनखंडों को एक ही आधार पर उनकी घातें लिखकर हम उसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और फिर जो हमने रूल पढ़ा मासा और लासा निकालने का, मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों में जो उन संख्याओं में जो संख्याएं हमें दी हुई हैं उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात है उसका गुणनफल कर दीजिए, बस मासा निकल जाएगा। और लासा निकालते समय आपको क्या करना है, जितने भी गुणनखंड सम्मिलित हैं, उभयनिष्ठ का यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है, जितने भी गुणनखंड उसमें सम्मिलित हैं उन सभी गुणनखंडों का क्या करना होगा, जो सबसे बड़ी घात है उनका गुणनफल करना होगा। बस 2 चीज़ आपको याद रखना है। पहली ये चीज़ कि मासा निकालते समय आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का चुनाव करना है और जो सबसे छोटी घात उनका गुणनफल करना है। और लासा निकालते समय आपको क्या करना है, जितने भी गुणनखंड उसमें शामिल हैं उन सभी को आपको देखना है और उनमें जो सबसे बड़ी घात है गुणनखंडों की उसका गुणनफल करना है। तो मासा और लासा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब हम करते क्या है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली की तरफ बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रूल पढ़ लेते हैं। रूल ये है कि अगर हमें 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया गया है तो दोनों संख्याओं का लासा जो होगा और जो मासा होगा, तो लासा और मासा का जो गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल है, लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये रूल 2 संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है, यानी अगर आपको 2 संख्याओं का लासा पता है, मासा पता है, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा उन दोनों ही संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अभी थोड़ी देर के पहले जो हमने लिया वही एग्जाम्पल लेते हैं। तो 12 और 24 का मासा, तो 12 और 24 का मासा निकालने के लिए हमने क्या किया, 12 और 24 का गुणनखंडन किया था। तो 12 के गुणनखंडन में हमको मिला था 2 की घात 2 गुणे 3 और 24 के गुणनखंडन में हमको मिला था 2 की घात 3 गुणे 3। अब अगर इसका हमें मासा निकालना है तो मासा हमने सीखा है कि मासा जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है उसका गुणनफल। तो 2 उभयनिष्ठ है, इसकी सबसे छोटी घात 2 की घात 2 है। 3 उभयनिष्ठ है और 3 की सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है, क्योंकि इसके अलावा और कोई घात 3 पर है ही नहीं। तो 2 की घात 2 का मान होता है 4 और 3 की घात 1 का मान होता है 3। तो इस तरह से 4 और 3 का गुणनफल होगा 12, तो मासा निकल कर आएगा 12। इसी तरह से 12 और 24 का लासा अगर हम निकालें तो 12 और 24 का लासा किस तरह से निकलेगा वो भी हमने सीखा। 12 और 24 का गुणनखंडन जितना दिया हुआ है तो 2 की घात 2 गुणे 3 और 24 का गुणनखंडन 2 की घात 3 गुणे 3। लासा जो होता है बाई रूल हमने सीखा कि
जितने भी गुणनखंड उपस्थित हैं दी गई संख्याओं के गुणनखंडन में, उन सभी की जो सबसे बड़ी घात होती है उसका गुणनफल। तो देखिए 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या सम्मिलित नहीं है, तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी संख्या है, मतलब सबसे बड़ी घात है, और 3 की घात तो एक ही है, तो उसी को हम बड़ा मान सकते हैं। 2 की घात 3 का मान 8 होगा, और 3 तो 8 और 3 का गुणनफल हो जाएगा 24, तो लासा जो होगा वो 24 होगा। अब ये जो रूल हमने लिखा है कि दी गई दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इन लासा और मासा इस तरफ वाले का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर है तो फिर ये रूल हमारा सही है, अन्यथा नहीं सही होगा। तो चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले करते क्या है कि हम 12 और 24 का गुणनफल करते हैं, या उसके भी पहले हम लासा और मासा का गुणनफल करते हैं। तो लासा गुणे मासा, तो लासा देखिए 24 है और मासा 12 है, इसका गुणनफल करेंगे तो 2 चौके 8, 2 और 2 का गुणा 4, 1 और 4 का गुणा 4, 1 और 2 का गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 यहाँ पर आएगा, 4 4 8 और 2 288 हो जाएगा। तो लासा और मासा का जो गुणनफल आया वो 288 है। संख्याएं भी 12 और 24 हैं, तो 24 और 12 का गुणा जब आप करेंगे तो फिर से आपको वही चीज़ मिलेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 1 चौके 4, फिर 1 1 1, 8 8 100 1 दूनी 2 होगा यहाँ पे, 1 और 2 का गुणा 2, तो 288 होगा। ठीक है, आप लॉजिकली भी सोच सकते थे क्योंकि लासा और मासा खुद 12 और 24 है, संख्याएं भी 12 और 24 है, तो 12 और 24 का गुणनफल हर एक केस में 12 और 24 के गुणनफल के बराबर ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रूल हमने लिखा, लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे क्या, देखिए अब 4 राशियाँ हैं, लासा मासा और दोनों संख्याएँ हैं, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लासा दिया है, मासा दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का, उनमें से एक संख्या दी है, हमसे पूछ ले कि दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा और मासा का जो गुणनफल है उसमें दिए गई संख्या से हम सीधे भाग कर देंगे, तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। और मान लीजिए हमें दो संख्याओं का गुणनफल पता है, लासा और मासा में से मासा या फिर लासा में से कोई भी एक चीज़ हमें पता है, तो हम दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल में यदि हमें लासा पता है तो लासा से भाग करके मासा निकाल लेंगे, और यदि मासा पता है तो मासा से भाग करके लासा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सवालों में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम इन जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं उनका सवालों में किस तरह से उपयोग करना। ठीक है।